हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। इसके पहले वीडियो में हम लोग ने प्राइमरी सोर्सेज डिस्कस किया था। आज सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सेकेंडरी सोर्सेज में मेनली तीन आते हैं: कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशंस। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट है। इसमें जस्टिस एंड इक्विटी भी आती है, लेकिन हम लोग ये तीन जो मेन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कस्टम से। अब कस्टम क्या होता है? कस्टम मैं पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मुस्लिम लॉ में कस्टम का क्या है। तो जब सऊदी अरेबिया में, मक्का में जब इस्लाम नहीं आया था, इस्लाम से पहले तो सारी चीज़ें जो वहाँ थी, जैसे वहाँ का जो रिलीजन था, वहाँ का जो सोशल लाइफ थी, वहाँ का जो ट्रेड और कॉमर्स था, वो सब कस्टमरी लॉ से ही चलता था। मतलब कि कस्टमरी लॉ का मतलब जो वहाँ की प्रैक्टिसेस थी, उन जो वहाँ के लोगों की कई सालों से जो प्रैक्टिसेस थी, जो कि कॉन्टीन्यूसली चली आ रही थी, उसे एज अ लॉ वो लोग मान लेते, तो उसे ही कस्टमरी लॉ कहा जाता था। तो क्या हुआ कि 570 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं, और फिर 610 एडी में उनको प्रॉफिटशिप मिलती है। तो उसके बाद से क्या होता है कि उन्होंने जितने भी बैड नेचर के कस्टम्स थे उनको मतलब कि एबोलिश करवा दिया, और बाकी जितने भी बचे हुए कस्टम्स थे उ, उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया। मतलब कि उस पे उन्होंने कोई डिसअप्रूवल नहीं दिखाया, लेकिन उनका साइलेंट अप्रूवल था जो बाकी बचे हुए कस्टम्स थे। लेकिन ज़्यादातर कस्टम्स को उन्होंने एबोलिश्ड कर दिया। अब वैलिड कस्टम्स के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो इट मस्ट बी एंशियंट होना चाहिए। इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, मतलब कि बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि एक 5 साल करें, फिर 5 साल बीच में नहीं करने, फिर 5 साल, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर कस्टम के लिए होता है, कि इट शुड नॉट अपोज द पब्लिक पॉलिसी। और अगर इस्लामिक लॉ के हिसाब से देखें कि कोई भी जो कस्टम है वो कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए कुरान और हदीस के। मतलब कि अगर कोई कस्टम कुरान और हदीस के चला आ रहा है, तो वो कस्टम को हटा दिया जाएगा। तो वही मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने वही किया था कि जो कस्टम बेकार थे, बैड नेचर के थे, और जो कुरान और हदीस के कॉन्ट्रेरी थे, उनको हटा दिया, और वो वैलिड कस्टम नहीं रहता है। और एक बात और है इसमें कि प्रैक्टिस ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल कांट बी रिकॉग्नाइज्ड एज कस्टम। अब इसमें ये कि अगर कुछ लोग ही कस्टम को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो कस्टम नहीं माना जाएगा, उसको एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, तब वो कस्टम माना जाता है। अब देखिए, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करें, तो इंडिया में 1937 में शरीयत एक्ट पास हुआ, जिसने जितने भी इस्लामिक लॉ थे, जो जितने भी इस्लामिक लॉ थे उनको एक जगह रिस्टोर किया, जो कि इंडिया में रहने वाले मुस्लिम के ऊपर अप्लाई होगा। और उन्हें इस एक्ट ने वो सारे कस्टम्स को एबोलिश कर दिया जो कि कॉन्ट्रेरी टू द शरीयत थे। शरीयत का मतलब इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें कुरान और हदीस पे इस्लामिक लॉ पूरा चलता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को ही शरीयत कहते हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ किस पे चलता है मैंने आपको बता दिया। तो इस एक्ट ने क्या किया है, सारे लॉ इस्लाम के रिस्टोर किए, और जितने भी बेकार के कस्टम थे उसको एबोलिश कर दिया। अब शरीयत एक्ट 1937 में जो सेक्शन 2 है, वो उसमें कुछ मैटर्स दिए हुए हैं। उसमें ये है कि इन मैटर्स में अगर पार्टीज़ मुस्लिम हैं और ये मैटर्स है उनके बीच में, तो इसमें जो कस्टम्स हैं वो अप्लाई नहीं होगा। मैं एक बार देख लेते हैं। दैट सेक्शन 2 lays down that in all questions देखिए रिगार्डिंग विद कौन कौन से मैटर्स हैं। एक तो इंटेस्टेट सक्सेशन है, एक होता है इंटेस्टेट सक्सेशन, एक होता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन में विल करके इंसान की डेथ होती है, तो विल के अकॉर्डिंग की प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है। इंटेस्टेट सक्सेशन में विदाउट विल उसकी डेथ हो जाती है। तो इंटेस्टेट में विदाउट विल उसकी विदाउट विल डिसीज्ड मतलब वो हो जाता है। तो
ये इसके मैटर हैं, मैरिज के हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, मेंटेनेंस है, डावर है, महर, डावर को महर कहते हैं, गार्जियनशिप है, गिफ्ट, ट्रस्ट, और वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो रिलेटेड टू ट्रस्ट हैं, एंड वक्फ। मैं वक्फ प्रॉपर्टी बाद में नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको बताऊंगा कि वक्फ क्या होता है, वक्फ प्रॉपर्टी क्या होता है, और वक्फ कौन कर सकता है, ये सब, ठीक है। वक्फ इन ऑल दीज मैटर्स कस्टम्स आर नॉट अप्लाइड एनी मोर। ये सारे मैटर्स में जो सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट में दिए हुए हैं, इनमें कस्टम्स अप्लाइड नहीं होगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। इसके 3 एक्सेप्शंस हैं जिसमें कस्टमरी लॉ ही गवर्न करता है मुस्लिम्स को। एक एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड अगर कोई मैटर हो, टेस्टामेंट्री सक्सेशन से कोई रिलेटेड हो मैटर, या चैरिटीज़ अदर देन वक्फ से रिलेटेड हो। तो वक्फ तो नहीं, वक्फ तो सेक्शन 2 का है, लेकिन चैरिटीज़ अदर देन वक्फ लिखा है, तो चैरिटीज़ और कुछ कुछ केस में विल और अडॉप्शन भी कस्टमरी लॉ से ही चलता है। अब ये कस्टम सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में आ गया है। अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में सेकंड आता है जुडिशल डिसीजन। देखिए जुडिशल डिसीजन और कुछ नहीं है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, और पहले में हम अगर प्रीवी काउंसिल देखते हैं तो इन तीनों का जो डिसीजंस होता है उसे एक पर्टिकुलर केस में, तो उसे ही जुडिशल डिसीजंस कहते हैं। देखिए, दिस इंक्लूड्स द डिसीजंस ऑफ द प्रीवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। While deciding a particular issue before the court, judges pronounce what the law is। देखिए, अगर कोई कोर्ट में अगर कोई केस आता है कोई पर्टिकुलर इशू पे, तो जो जज होता है वो सबसे पहले तो लॉ देखता है, उस लॉ को उस सर्कमस्टांसेस जो केस का इशू रहता है उस पर अप्लाई करता है। तो अप्लाई करके तो जो जजमेंट देता है उसे जुडिशियल डिसीजन कहते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे रहा है कोई जजमेंट, तो वो प्रेसिडेंट हो जाता है, उसको प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं, हिंदी में उसको नज़ीर कहते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो सेम फैक्ट पे सेम इशू पे अगर कोई आगे सबॉर्डिनेट कोर्ट में, जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट पे कोई केस आएगा सेम फैक्ट पे, तो वही लॉ अप्लाई होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया रहता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल 141 इससे कहता है कि ऑल डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस तरह है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो जुडिशियल डिसीजन है, वो सारे कोर्ट्स पे अप्लाई होगा, बाइंडिंग होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बी इट हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सीजीएम कोर्ट, वॉट एवर। सो और हाई कोर्ट जो है स्टेट की, उसका जो जजमेंट है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट पे बाउंड होगा। तो ये चीज़ है। तो देखिए, इसमें लिखा है दीज डिसीजंस आर द प्रेसिडेंट्स फॉर फ्यूचर केसेस, द प्रेसिडेंट्स आर बाउंड टू ऑल द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। Judges of the superior courts, be it high courts or supreme court, expressly or impliedly declare what the law would apply in a particular circumstances। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे एक पर्टिकुलर इशू आता है उस पर जजेस जो होते हैं वो लॉ अप्लाई करते हैं, और फिर उस पर जुडिशियल डिसीजन देते हैं, और वो प्रेसिडेंट बन जाता है। प्रेसिडेंट किसके लिए बनता है? फॉर फ्यूचर केसेस। देखिए, यहाँ लिखा है प्रेसिडेंट्स फॉर फ्यूचर केसेस, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अगर कोई सेम फैक्ट पे केस आता है तो वही अप्लाई होगा जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा रहता है। सुप्रीम कोर्ट का पूरे इंडिया के कोर्ट पे बाउंड होगा, और हाई कोर्ट्स का उसके स्टेट में जितनी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उस पर बाइंडिंग होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि These decisions become authority for subsequent cases arising before the subordinate courts। इसमें वही लिखा हुआ है। देखिए, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग अपॉन ऑल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, एंड हाई कोर्ट्स आर बाइंडिंग अपॉन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब देखिए, मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो माना नहीं जाता। जैसे कि जो लोन होता है, जो लोन हम लोग लेते हैं बैंक से, तो जो उस लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो जो प्योर मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ उसको अलाउ नहीं करता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन द लोन को अलाउ नहीं करता है। लेकिन कई सारे जुडिशियल डिसीजंस ऐसे हुए हैं कि उसमें कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है सिटीज़न के, इंडियन सिटीज़न के जस्टिस के लिए और इक्विटी के लिए, और जस्टिस और इक्विटी के लिए कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। कौन कौन से केसेस में?
जैसे कि वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट्स टू माइनर वाइफ, एडिशनल ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और इंटरेस्ट ऑन अनपेड डॉवर। तो ये सब मैटर्स में कोर्ट जो है वो स्टेप्ड इन करती है और इसके नए इंटरप्रिटेशंस कोर्ट बताती है। मतलब कोर्ट जो है उसका फाइनल एम यही रहता है कि जो कोर्ट आया है उसको जस्टिस उसको जस्टिस दिलाना। तो वो जस्टिस दिलाने के लिए ही इंटरवीन करती है, उसके लिए वो नए इंटरप्रिटेशंस करती है। तो ये जो इंटरप्रिटेशंस करती है वो बाइंडिंग होता है। तो उससे ही हम लोग जुडिशियल डिसीजंस कहते हैं, और वो सेकंड सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ है। अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ में सेकंड नंबर पे जुडिशियल डिसीजंस आता है। अब एक केस है हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा में। इसमें प्रिवी काउंसिल ने अलाउ कर दिया था इंटरेस्ट ऑन अनपेड डावर। जैसे कि मुस्लिम लॉ में इंटरेस्ट को नहीं अलाउ करते हैं, बहुत सख्ती से मना है लोन के ऊपर, वैसे ही जस्टिस के लिए प्रिवी काउंसिल ने अलाउ कर दिया था इंटरेस्ट ऑन अनपेड टावर। अब थर्ड नंबर पे लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन क्या होता है? लेजिस्लेशन जो कि लॉ जो कि लॉ पास्ड होते हैं हमारे पार्लियामेंट से, या तो स्टेट लेजिस्लेचर या तो पार्लियामेंट से जो लॉ पास्ड होते हैं, बिल पास्ड होते हैं और वो बाद में एक्ट बन जाते हैं, उन्हें ही लेजिस्लेशंस कहते हैं। लेजिस्लेशंस क्यों बनाए जाते हैं कि देखिए सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है, एक जैसी सोसाइटी नहीं रहती है। तो सोसाइटी के हिसाब से ही अलग अलग लॉ आते हैं, अलग अलग एक्ट पास होते हैं पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। जैसी सोसाइटी रहेगी वैसे ही लॉ आएंगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा है। तो ऐसा होता है कि देर आर मैनी लॉज दैट मॉडिफाइड और लेड डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ऐसे बहुत से लेजिस्लेशंस हैं, लेजिस्लेशन का मतलब लॉज हैं, जो कि मुस्लिम लॉ को जो जो इंडिया में मुस्लिम जो हैं उनके उनको मतलब अ, उनको गवर्न करती है, सॉरी, एक एक हिसाब से गवर्न करती है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से लेजिस्लेशंस हैं। देखिए फर्स्ट पे है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। देखिए ये 1986 में पार्लियामेंट से पास किया गया एक लॉ है, एक लेजिस्लेशन है, जिसका पर्पस क्या था? इशू ऑफ मेंटेनेंस, ले डाउन इशू ऑफ मेंटेनेंस आफ्टर डाइवोर्स एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। ये जो मुस्लिम वुमेन होती है उनका डाइवोर्स हो जाता है, तो डाइवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस है या जो भी उनका मेंटेनेंस का इशू है, या तो डाइवोर्स के बाद या तो इद्दत पीरियड में जो उनका मेंटेनेंस का इशू है, वो सारे इस एक्ट से गवर्न होते हैं। इसलिए ये मुस्लिम वुमेन का एक लेजिस्लेशन है। सेकंड पे देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इस एक्ट में क्या बताया गया? इस एक्ट में राइट ऑफ डाइवोर्स अंडर द ग्राउंड्स मेंशन इन इट टू वुमेन। इसमें एडिशनल राइट्स ऑफ डाइवोर्स बताए गए हैं कि वुमेन के और क्या क्या राइट्स हैं डाइवोर्स को लेके, और कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, इसमें सब मेंशन है। तो जो इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनके राइट को अपहोल्ड करने के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे लॉ बनाती रहती है। जैसे कि कई रीसेंट लॉ पास हुए हैं, कई ये सब पुराने हैं, मैं अभी ये रीसेंट भी बताऊंगा कि कौन कौन से पास हुए हैं। थर्ड पे है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है मुस्लिम लॉ का, जो इंडिया में है, ये इंडिया में ही प्रिवेल करता है। ये लॉ जो है, इसका एम क्या था? इसने इस सारे जो लॉज हैं इस्लाम से, जो मुस्लिम रह रहे हैं इंडिया में, जो रिसाइडिंग कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी लॉ हैं उसको एक जगह रिस्टोर किया। और इसने जितने भी कस्टम्स थे जो कि कॉन्ट्रेरी थे शरीयत के, शरीयत मैंने आपको बता दिया क्या होता है। शरीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ को ही शरीयत कहते हैं। तो जितने भी शरीयत के कॉन्ट्रेरी जो कस्टम्स थे उनको एबोलिश कर दिया है इस एक्ट ने, एक्ट ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 ने। अब फोर्थ देख लेते हैं, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। अब ये क्या करता है? ये चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करता है। तो चाइल्ड मैरिज अगर लड़का है तो वो 21 साल से अगर कम का है, और अगर गर्ल है तो वो 18 से कम की है, तो इसे चाइल्ड मैरिज में माना जाएगा, जो कि पनिशेबल भी है।
लेकिन अब 2006 में चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में पास हुआ था, जिसका जिस एक्ट ने इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया था। मतलब कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को रिप्लेस कर दिया था। तो ऐसा तो हमेशा से होता रहता है कि अगर कोई लॉ, कोई एक्ट, कोई लेजिस्लेशन इनफेक्टिव है तो उसका नया वर्जन पास कर देते हैं। अब इसका फिफ्थ देखते हैं, द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। इसका पर्पस क्या था? इसने रीएस्टैब्लिश किया वैलिडिटी ऑफ फैमिली वक्फ को। मैं आपको वक्फ फिर से बताऊंगा कि वक्फ क्या होता है, फैमिली वक्फ क्या होता है, वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन वक्फ कर सकता है, ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए कुछ रीसेंट लेजिस्लेशंस हैं जो रिसेंटली पास हुए हैं, जैसे कि वक्फ एक्ट 1995 में पास हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में पास हुआ था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये तो बहुत ही रिसेंट पास हुआ है। आर सम रिसेंट लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू गवर्न सम एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया। अब देखिए, इंडिया में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं उनको गवर्न करने के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन लेजिस्लेशंस बनाती रहती है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम ही है लॉ बनाना, और स्टेट लेजिस्लेचर का भी काम है लॉ बनाना। वो लॉ अगर किसी राइट को वायलेट कर रहा है, किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो उसको नल एंड वॉइड करना कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। तो लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है और स्टेट लेजिस्लेचर का है, तो वो लॉ बना देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निकाह डिसाइड करेंगे।